Good morning, student. I am Dr. B.K. Varun from Medco Point, Patna. And the today class is related to the respiratory system, and there is a fixed principle and regulation of respiration and some disorder and disease. So, what is fixed principle? Usually, these are related to the both circulatory system and respiratory system. So, fixed principle means the cardiac output is 5 liter per minute. तो ये 5 लीटर पर मिनट जो कैसे आया, इसी का फिक्स प्रिंसिपल कहा जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ O2 अपटेक है वो कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल और वेनस का जो डिफरेंस है उसका ये बाई प्रोडक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 अपटेक इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इंटू CA माइनस CV, मैंने कंसंट्रेशन आर्टरी पर और कंसंट्रेशन वेन पर जो डिफरेंस है, इसलिए कार्डियक आउटपुट होगा वॉल्यूम ऑफ O2 बाई CA माइनस CV। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 अपटेक बताया था 250 होता है, 250 ml पर मिनट, और CA और CV का डाटा भी बताया था कि ये होता है 19.5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड में, और CV बताया था 14.5 ml पर 100 ml ब्लड में। तो 1 ml में लेंगे तो हो जाएगा 0.195, ये हो जाएगा 0.145, ये करीब आ जाएगा 250 ml पर मिनट बाई 0.05, तो ये आ जाएगा 5 लीटर पर मिनट। इतना ml से कैंसिल, इतना ml पर मिनट, ये 5 लीटर या 5000 लीटर पर मिनट आएगा। एंड दिस इज ड्यू टू द O2 मेथड। यही काम CO2 मेथड के लिए भी करेंगे। आपको बताए थे कि CO2 मेथड में होगा कार्डियक आउटपुट माइनस CA माइनस CV, तो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा CO2 बटा CA माइनस CV। तो CO2 कितना होता है, वो अपटेक 250 ml होता है पर मिनट, तो ये होता है करीब 200, क्योंकि 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो 5 ml डिलीवर करता है टिश्यू को, और 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो 4 ml डिलीवर करता है लंग को, तो 5 लीटर में कितना आएगा, वो आ जाएगा 250, और ये 5 लीटर में आ जाएगा 200, तो ये 200 ml पर मिनट होगा। एनसीईआरटी में डाटा भी दिया है इसका। और ये होता है CA और CV होता है 52 और 48 पर 100 ml में, इतना पर 100 ml, तो 1 ml में हो जाएगा 0.52, ये हो जाएगा 0.48, ये करीब आ जाएगा 200 बटा 0.04, ये आ जाएगा ये भी 5 लीटर पर मिनट। ये प्रूफ करता है फिक्स प्रिंसिपल कि कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है। ये दोनों मेथड से प्रूफ हो सकता है, एक O2 मेथड से भी और एक CO2 मेथड से। तो आपको याद सिर्फ रखना है कि कार्डियक आउटपुट 5 लीटर कैसे होता है पर मिनट। ये हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। और इसे एक डाटा और याद हुआ कि वॉल्यूम ऑफ O2 अपटेक 250 ml होता है पर मिनट, जबकि CO2 होता है 200, मतलब 100 ml यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो ऑक्सीजन को डिलीवर किया टिश्यू पर 5 ml, जबकि 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो वो लंग पर डिलीवर किया 4 ml। तो उसी से ये डाटा आया है 5 लीटर पर मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी में इसका डाटा दिया है 5 ml वाला और 4 ml वाला। तीसरा है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन 2 मेथड से होता है, एक न्यूरल मेथड और एक केमिकल मेथड। तो न्यूरल मेथड में 2 है कि आपका जो
हाइंड ब्रेन है, मिड ऑब्लोंगेटा पीछे, वहाँ पर एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा है हाइंड ब्रेन में। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है नॉर्मल कंडीशन में, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल नहीं करता, लेकिन फोर्सफुल जब ब्रीदिंग होगा तो वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है मेन सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, जबकि पोंस वेरोली में है इंस्पायरेटरी सेंटर को रेगुलेट करता है। जो इंस्पायरेशन है उसको स्लो डाउन करता है। तो जब इंस्पायरेशन को स्लो डाउन करेगा तो ब्रीदिंग जो है रेट बढ़ जाएगा। तो पोंस वेरोली इंस्पायरेशन को स्लो डाउन करता है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन को, और फोर्सफुल के समय वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोथ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को। दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो केमिकल में यहाँ दो केमिकल है, एक CO2 है, एक H+ आयन है। यदि CO2 H+ आयन दोनों बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ने का मतलब है कि H+ आयन बढ़ेगा तो pH घटेगा, इसलिए हम H+ आयन की बात यदि करें कि H+ आयन बढ़ रहा है तो pH वहाँ समझना है घट रहा है, क्योंकि H+ आयन और pH में उल्टा का रिलेशन होता है। pH बराबर -log H+ आयन, तो pH बराबर हो जाएगा 1/log H+। तो pH और H+ आयन में उल्टा का रिलेशन है। तो H+ आयन CO2 बढ़ता है तो रेट जो है बढ़ेगा, मतलब यदि pH बढ़ रहा है मतलब H+ आयन घट रहा है, और CO2 यदि घट रहा है तो दोनों केस में CO2 घटेगा और H+ आयन घटेगा, मतलब कि pH बढ़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, CO2 यदि बढ़ गया, H+ आयन बढ़ गया तो रेट बढ़ जाएगा, और CO2 घट गया, H+ आयन घट गया तो रेट घट जाएगा। तो डायरेक्टली रिलेशन है। जिसका केमिकल जो रेगुलेशन है ये मौजूद कहाँ है, तो एक दो बॉडी है, एक आर्टिक बॉडी और एक है कैरोटिड बॉडी। तो आर्टिक आर्च ये हार्ट के पास है, ये हार्ट यदि है, ये डोर्सा ओटा है, तो यहाँ पर रहता है, दैट इज द आर्टिक बॉडी, सो ओटा बोलते हैं, दैट इज आर्टिक बॉडी। और ये वेगस सिस्टम से कंट्रोल होता है, मतलब 10वां जो क्रेनियल नर्व है उससे, और इससे जो निकलता है दो वो ब्रेन में जाता है, तो इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ऐसी कैरोटिड आर्टरी के पास बॉडी है, दैट इज द कैरोटिड बॉडी। सो दिस इज द कैरोटिड बॉडी। तो यहाँ कैरोटिड बॉडी है और यहाँ आर्टिक बॉडी है, और ये 9th ग्लोसोफेरिंजियल से कंट्रोल होता है। और सेंटर कहाँ जाता है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाता है दोनों। तो वेगस जो है 10th क्रेनियल नर्व वो कैरोटिड बॉडी से जाता है, और एओर्टिक बॉडी से, और कैरोटिड से जाता है ग्लोसोफेरिंजियल। ये दोनों H+ आयन CO2 को कंट्रोल करता है। तो इसको याद रखना है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बोथ न्यूरल एंड केमिकल। नेक्स्ट है डिसऑर्डर, जैसे अस्थमा है। तो अस्थमा में क्या होता है, इट इज एलर्जिक डिजीज। ये विजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, और ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो अस्थमा, और इसी से मिलता जुलता एक है फीवर होता है, वो भी एलर्जिक डिजीज है, पोलन से होता है, वो भी इन्फ्लामेशन होने लगता है पोलन ग्रेन से। निमोनिया, निमोनिया जो है स्टेप्टोकोकस निमोकोकस से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है निमोनिया। और जब एड्स का पेशेंट है, जब एड्स के पेशेंट में नीमोसिस्टिक सर्काई निमोनिया भी होता है, तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगस से भी निमोनिया होता है, नीमोसिस्टिक सर्काई निमोनिया, और एड्स पेशेंट वाले को ज़्यादा ही होता है। इसलिए बैक्टीरिया से भी निमोनिया हो रहा है और फंगस से भी हो रहा है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी निमोनिया हो रहा है। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया से ही नहीं होता है। नीमोसिस्टिक सर्काई निमोनिया जो है यह फंगस है। इम्फाइजिमा, इम्फाइजिमा में क्या होता है, ये जो अल्वियोलाई है तो इसके अंदर ये अल्वियोलर वाल होता है। ये अल्वियोलर वाल को प्रोटीएज एंजाइम, जो सिगरेट स्मोकर होता है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम जो है इसको तोड़ देता है अल्वियोलर वाल को, और वो प्रोटीएज एंजाइम रहता है डस्ट सेल में, माइक्रोफाज में, क्योंकि इसके जो माइक्रोफाज उसको डस्ट सेल कहते हैं। तो वहाँ से प्रोटीएज एंजाइम निकल कर इसकी दीवार को तोड़ देगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो इतना बड़ा एरिया था वो छोटा हो गया, तो सरफेस एरिया घटेगा। तो अल्वियोलाई का चूंकि सरफेस एरिया है ये घटेगा, तो ऑक्सीजन कैपेसिटी घटेगा, तो डेथ होने का चांस है।
तो इम्फाइजिमा जो है सिगरेट स्मोकर को ज़्यादा होता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी में इसका मेंशन भी किया है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या करेगा ट्रीटमेंट? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एंटीट्रिप्सिन क्या करेगा कि ये जो प्रोटीएज एंजाइम था इसी को ये इनहिबिट कर देगा। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज ए प्रोटीएज इनहिबिटर। तो प्रोटीएज सेल वाल को तोड़ता था, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जैसे देंगे एज ए ट्रीटमेंट तो प्रोटीएज को तोड़ देगा। जब प्रोटीएज टूट जाएगा तो सेल वाल नहीं टूटेगा। तो ये आपको पढ़ना भी है आगे। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जो कि इम्फाइजिमा के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। एक है ओआरडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है लंग का। जो फैक्ट्री में काम करता है ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड, जैसे सिलिका के फैक्ट्री में तो सिलिकोसिस, जहाँ स्टोन टूटता है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस। तो जो लेबर लोग काम करता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जाता है, तो धीरे धीरे लंग में फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाता है और उसी को बोलते हैं फाइब्रोसिस। वो धीरे धीरे लंग में फाइब्रोसिस होने के बाद वो कैंसर भी होने का चांस है। तो ओआरडी एक खराब बीमारी है जो फार्मर्स को या जो लेबर है उसको ज़्यादा होने का चांस है। सार्स अभी चल रहा है, कोविड। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक्चुअली बहुत पहले से था, ऐसा नहीं है कि कोविड आज हुआ है। ये सार्स के रूप में था, दैट इज द काउज बाय कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चाइना में 2003 में भी इसका प्रकोप बहुत हुआ था। ये सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से होता है, जो 2 साल से पूरा इंडिया झेल रहा है, अब देख भी रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस है, इसमें इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और पैरामिक्सो वायरस ग्रुप का ये वायरस है सार्स। कोरोना वायरस का ये है जो कि इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और डेथ हो जाता है। अब तो इसका वैक्सीन आ गया है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना अभी भी है। हे फीवर बताई थी। एटियल एक्टेसिस मतलब कोलैप्स ऑफ लंग, लंग कोलैप्स कर जाता है और उसमें हाइड्रोथोरैक्स, यदि पानी भर गया तब, नीमोथोरैक्स, एयर भर गया तब, और पानी और एयर भरने निमोनिया में भी ऐसा होता है। तो नीमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स एक कंडीशन है। काइलोथोरैक्स, काइल भर गया तब, हीमोथोरैक्स, ब्लड भर गया तब। तो ये सब एक टर्म है जिसको याद रखना है। एक टर्म है एनॉक्सिया, ऑक्सीजन जो है सप्लाई कम जाता है टिश्यू को या समाप्त हो जाता है, एनॉक्सिया, तो उसको बोलते हैं एनॉक्सिया, ऑक्सीजन घट गया टिश्यू को। हाइपरकैप्नियम क्या होता है? CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। और हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया थोड़ा ऑक्सीजन कमेगा, ये बहुत तरह का हो सकता है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो सकता है, फिर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है ड्यू टू पॉइजनिंग के कारण, एनॉक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड पर हो सकता है, और हार्ट में सप्लाई जब ऑक्सीजन कम होने लगता है टिश्यू में तब भी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, या कार्डियक फेल्यूर में हाइपोक्सिया हो सकता है। एनीमिक हाइपोक्सिया भी हो सकता है जब आरबीसी या हीमोग्लोबिन ब्लड कमने लगे, एनीमिक हाइपोक्सिया भी होता है। कुछ टर्म है यूपनिया, जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं यूपनिया, लेकिन जब ब्रीदिंग फास्ट होगा तो हाइपरपीनिया, स्लो होगा तो हाइपोपीनिया। एक होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज डिस्पीनिया। एपिनिया मतलब ब्रीदिंग रुक गया, और डिफिकल्टी ब्रीदिंग यदि ऑर्थोगोनल हो रहा है तो ऑर्थोपीनिया इसको बोलते हैं। तो ये सब टर्म है जिसको याद रखना है। और फिक्स प्रिंसिपल और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब भी याद रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, खास करके इम्फाइजिमा, अस्थमा और ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ये NCERT में दिया भी है, तो इसको ध्यान से रखना है। थैंक यू।